बिग बैंग से कायनात कैसे वजूद में आई। इंसान शायद इस दुनिया की वो सबसे मुतजस्सिस मखलूक है जो हर वक्त ना सिर्फ अपने माहौल बल्कि इस वसी कायनात की हर शय को खोजने, उसकी हकीकत जानने की जस्तजू में लगा रहता है। यही खोज इसे आज चांद, सितारों और करोड़ों नूरी सालों के फासले पे वाक़ कहकशाओं तक ले गई है। जो सवाल हमेशा से इसके दिमाग में किल बिलाते रहे हैं, उनमें अव्वल कायनात के इन सरबस्ता राजों का हसूल है, जिनमें से कुछ से पर्दा उठाया जा चुका है और बहुत सू की खोज अभी बाकी है। हज़ारों साल से जारी साइंसी तहकीक, सवाल व जवाब और दरियाफ्तों का सिलसिला अपनी जगह, मगर आज से तकरीबन 400 साल पहले यूरोप में जो साइंसी इनकलाब बर्पा हुआ, उसकी वजह से हज़ारों साल पुराने नज़रिए और मफरूज़े गलत करार पाए। वक्त के बहते धारे के साथ फ़िज़िक्स में नित नए असूल वज़ा किए गए और ऐसे आलात वजूद में आए जिनसे कायनात की असलियत और इब्तदा को काफ़ी हद तक समझने में मदद मिली। इंसान आज भी नित नए तरीक़ों से इस कोशिश में है कि कायनात की एक जामे और वाज़े तस्वीर अयां हो जाए, और हो सकता है इस हवाले से थोड़ा बहुत पढ़ा और सुना भी हो। चलिए आज मैं आपके सामने इसकी वाज़ेह तस्वीर खींचे देता हूँ। बिग बैंग अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मैनी बड़े धमाके के हैं। बिग बैंग दरअसल वो धमाका है जिससे हमारी ये कायनात वजूद में आई है। इस नज़रिए के मुताबिक कायनात के वजूद में आने से पहले तमाम मादा एक सुई के 1000वें हिस्से के बराबर निहायत खफीफ जगह में कैद था। अगर मादे में बहुत ज़्यादा तवानाई हो, दुनिया के किसी भी ज़रिए से हासिल करदा तवानाई से ज़्यादा, तो कश्श सकल यानी ग्रेविटी चीज़ों को अपनी जानिब खींचने की बजाय एक दूसरे से दूर धकेलने वाली कुव्वत बन जाती है। चुनांचा साइंस के मुताबिक यही बिग बैंग का वो नुक्ता आगाज़ था जब तमाम मादा एक धमाके जैसी सूरत हाल के बाद इंतहाई तेज़ी से एक दूसरे से दूर होने लगा और खला में फैल गया। इस वक्त इसकी रफ्तार इस कदर ज़्यादा होने की वजह से ये कायनात तेज़ी से फैलने लगी। आज इस बिग बैंग यानी हमारी कायनात के नुक्ता आगाज़ को 13.8 अरब साल हो चुके हैं। आप में से अक्सर लोग ये सोचेंगे कि भला कायनात की उम्र कोई कैसे बता सकता है, तो इसका जवाब हमें हबल खलाई दूरबीन ने दिया है। इस दूरबीन की मदद से ली गई तस्वीर में हमें जो सबसे पुरानी कहकशां मिलती है वो ज़मीन से 13.4 अरब नूरी साल दूर वाक़ है। नूरी साल दरअसल वक्त का पैमाना नहीं है बल्कि फासले का पैमाना है, और एक नूरी साल का फासला तकरीबन 10 खरब किलोमीटर के बराबर है। ये फासला रोशनी एक साल में तय करती है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जहाँ एक नूरी साल ही 10 खरब किलोमीटर के बराबर है, तो 13.8 अरब नूरी साल कितने किलोमीटर के बराबर होंगे। अगर हम पैमाइश कर सकें कि किसी दूर दराज सितारे या कहकशां से रोशनी हम तक आने में कितने साल लगते हैं, तो हम इस तरह कदीम से कदीम तर कहकशाओं का पता लगा सकते हैं। अब तक हमने जिस कदीम तरीन कहकशां का मुशाहिदा किया है वो चूँकि 13.4 अरब नूरी साल के फासले पर वाक़ है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कायनात की उम्र इसके आस पास ही बनती है। चलिए कायनात के वजूद में आने के बाद के हालात पर वापस आते हैं। 13.8 अरब साल पहले ना ये सूरज था, ना ये सितारे, ना ये कहकशां, ना ये नज़ारे, बल्कि सिर्फ धमाके के नतीजे में पैदा होने वाले बड़े बड़े हाइड्रोजन गैस के बादल थे। खला में मौजूद इन बादलों के जिन हिस्सों में हाइड्रोजन और हीलियम की मिकदार ज़्यादा थी, इन हिस्सों में गैसेस सुकड़ने लगीं और सुकड़ते सुकड़ते काफ़ी गर्म अजसाम की शक्ल अख्तियार कर गईं, जिन्हें हम सितारे कहते हैं। मज़ीद बरा इन सितारों के आसपास जहां गैसेस की मिकदार कम थी, वहां भी गैसेस सुकड़ती गईं और गर्म अजसाम बने जो सितारों से छोटे थे और किसी अपने से बड़े नज़दीकी सितारे की बहुत ज़्यादा कशिश की वजह से इसके गिर्द में चक्कर लगाने लगे। इन अजसाम को हम सियारे कहते हैं। कई सितारे आपस की कशिश की वजह से झुरमट की शक्ल अख्तियार कर गए और इस तरह कहकशाएँ वजूद में आईं। हमारा सूरज और ज़मीन जिस कहकशां में है, इसका नाम मिल्की वे है। इसका नाम मिल्की वे इसलिए रखा गया है क्योंकि इसके बहुत सारे सितारे सफ़ेद नज़र आते हैं। इसकी वजह से ऐसा मालूम होता है जैसे दूध की नहर या रास्ता हो। मिल्की वे का उर्दू तर्जमा है दूधिया रास्ता। जब ज़मीन बनी तो अपने महवर और सूरज दोनों के गिर्द बहुत तेज़ी से चक्कर लगा रही थी और आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती चली गई। ज़मीन की अपनी पैदाइश के वक्त शक्ल बिल्कुल ऐसी थी जैसे हर जगह आतिश फशां फट रहे हों, लेकिन जैसे ही दर्जा हरारत कम होने लगा तो ज़िंदगी भी जन्म लेने लगी। तब न कोई इंसान था, न जानवर, यहाँ तक कि सबसे छोटे जानदार यानी बैक्टीरिया तक का वजूद न था, लेकिन तब भी ज़मीन पर इन सब को जन्म देने वाले अनासर यानी मादनियात मौजूद थे। फिर कीमियाई
ارتقاء کا آغاز ہوا، جس میں ان معدنیات کے چھوٹے خلیے ملے اور مالیکیولز بنے، اور پھر ان لاکھوں مالیکیولز کے ملنے سے ایسے خلیے وجود میں آئے جو خود سورج کی روشنی استعمال کر کے اپنی خوراک بنانے کے قابل تھے، اور ان میں سے ہر ایک کا بنیادی اصول تھا کہ مرنے سے قبل ہر خلیہ 1 سے 2 ہو جاتا۔ اس طرح ان کی تعداد بڑھتی رہی۔ یہ بیکٹیریا ایسے جاندار تھے جنہیں زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت نہیں تھی، البتہ یہ خود آکسیجن پیدا کرتے تھے۔ چونکہ ان کی تعداد کافی زیادہ تھی، اس لیے زمین پر فضا میں آکسیجن کی مقدار بڑھنا شروع ہو گئی۔ فضا میں آکسیجن کی مقدار جیسے جیسے زیادہ ہوتی چلی گئی، ویسے ویسے کیمیائی ارتقاء یعنی مادے سے خلیے بننے کا عمل تھمتا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کوئی جاندار بے جان چیزوں سے نہیں بنتا۔ ارتقاء گھنٹوں، دنوں یا سالوں پر محیط کوئی عمل نہیں ہے، بلکہ یہ ایسی طویل زنجیر ہے جس کی ایک ایک کڑی کے جڑنے میں صدیاں گزر جاتی ہیں۔ اب کیمیائی ارتقاء کے بعد حیاتیاتی ارتقاء یعنی چھوٹے جانداروں سے دوسرے بڑے جانداروں کے بننے کا عمل شروع ہوا۔ بیکٹیریا سے شروع ہونے والا ارتقائی عمل بہت سے خلیوں پر مشتمل جانداروں کی تشکیل کا سبب بنا، جس میں سب سے پہلے مچھلیاں پیدا ہوئیں۔ ان کے بعد یعنی خشکی اور تری دونوں میں رہنے والے جاندار، جن میں مینڈک بھی شامل ہے، بنے۔ پھر یعنی رینگنے والے جانور، جن میں چھپکلیاں، مگرمچھ وغیرہ شامل ہیں۔ پھر پرندے، اور سب سے آخر میں ممالیہ جانور، بھیڑ، بکری، گائے اور انسان وغیرہ شامل ہیں، بتدریج وجود میں آتے گئے۔ ان بھرپور معلومات اور تیز تر ٹیکنالوجی کے ذرائع میسر ہونے کے باوجود آج بھی انسان کائنات کے سربستہ رازوں کی گتھیاں مکمل طور پر سلجھانے سے قاصر ہے، کیونکہ اس طویل ترین زنجیر کی کئی کڑیاں اب تک غائب ہیں، مگر تلاش اور جستجو کا سفر جاری ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ مستقبل قریب میں مزید نئے انکشافات کے بعد کائنات کی حقیقت، اصلیت، ابتدا اور انسانی ارتقاء کو مزید گہرائی میں جا کر سمجھنا ممکن ہوگا۔